Dear students, welcome again. Today I'm going to deal core course 7 and this section has 18th century poetry and drama. तो 18वीं शताब्दी में पोइट्री और ड्रामा की क्या स्थिति थी वह इस युग में पढ़ना है। लेकिन जब आपको इंडिविजुअल पोएट के बारे में या ड्रामेटिस्ट के बारे में पूछा जाए तो आपको कैसे लिखना है और ये आपको पढ़ना ही होता है। सो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं द एज ऑफ पोप, जो कि एक लीडिंग फिगर है 18th सेंचुरी पोइट्री में। राइट, लेट अस बिगिन इट। 18th सेंचुरी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। 18वीं शताब्दी को समझने के लिए दो भागों में बांटा गया है और यह डिवीजन जो है वो 1700 से 1745, जो कि ऑगस्टिन एज के नाम से जाना जाता है या एज ऑफ पोप के नाम से जाना जाता है। दूसरा पोर्शन जो इसका है 1745 टू 1798, यह जो पोर्शन है, यह जो एज है द एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ जॉनसन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। द पोएट ओलिवर गोल्डस्मिथ who first designated the early 18th century as the Augustan age, the age has also been called the age of Pope. इसे ओलिवर गोल्डस्मिथ ने इसका नाम दिया ऑगस्टन एज और इसे द एज ऑफ पोप के नाम से भी उसने संबोधित किया। राइट। 18th सेंचुरी के सबसे जाने माने पोएट जो रहे हैं वो रहे हैं अलेक्जेंडर पोप, जिनका जो काल है द पीरियड इज 1688 to 1744. Right? So Pope was the predominant figure in the poetry of the 18th century. वो बहुत ही जाने माने कवि रहे हैं और शुरू से ही प्रभावी रहे हैं। He was the representative poet of his century and the only poet who presented in his works almost all the essential qualities of the classical school of poetry. वे इकलौते कवि रहे हैं जिन्होंने अपने सभी वर्क्स में जो इसेंशियल क्वालिटीज होती है क्लासिकल पोइट्री की, वो उसको डालते हैं, उसमें इन्फ्यूज करते हैं। ही वॉज द हाई प्रिस्ट ऑफ रैशनलिस्टिक एंड फैशनेबल एज। उनके बारे में कहा जाता है कि एक बहुत बड़े पुजारी थे, वो फॉलो करते थे रैशनलिस्टिक यानी जो तार्किक चीजें होती हैं और फैशनेबल चीजें जो होती हैं वो अपने एज में लाने का जो अवसर है उन्होंने दिया और उन्होंने ही इसे लाया है इस युग में। पोप्स पोइटिक करियर यानी पोप के पोइटिक करियर को चार भागों में बांटा गया है। हिज करियर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 पीरियड्स। फर्स्ट पीरियड जो था, ही रोट हिज पैस्टोरल्स, एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड द रेप ऑफ द लॉक। सेकेंड पीरियड में उन्होंने द ट्रांसलेशन ऑफ होमर किया। थर्ड पीरियड जो था वह बेस्ट पीरियड कहलाता है पोप के लाइफ का, जिसे ट्विक एनहम भी कहा जाता है और होरेशियन पीरियड भी कहा जाता है। इसमें उन्होंने कंपोज किया डेंसियार्ड और द एपिशल्स का। फोर्थ पीरियड जो है उनके फिलोसॉफिकल एसे ऑन मैन एंड एपिशल टू डॉक्टर आर्बटनॉट, ये लिखे गए। सो दीज आर द 4 पोएटिक करियर ऑफ पोप। हिज फर्स्ट वर्क, उनका जो फर्स्ट वर्क था वो द पैस्टोरल्स के नाम से जाना जाता है और जिसे पब्लिक ने बहुत जल्दी आइडेंटिफाई किया क्योंकि यह 1709 में जब पब्लिश किया गया तो उनकी उम्र मात्र 16 साल की थी और यह बहुत बड़ी कृति मानी जाती है। द पैस्टोरल्स वाज रिटन इन द स्टाइल ऑफ वर्जिल बट वन फाइंड्स वेरी लिटिल इमिटेशन ऑफ वर्जिल इन इट। कहा जाता है कि पैस्टोरल को उन्होंने वर्जिल के स्टाइल को फॉलो करके लिखा था, लेकिन पूरी तरह इसका इमिटेशन लोग नहीं मानते हैं। द रियल मेरिट ऑफ द पैस्टोरल्स ले इन इट्स वर्सिफिकेशन। पैस्टोरल्स की खास बात यह है कि इसमें इन्होंने एक खास तरह के वर्सिफिकेशन का यूज किया, यानी काव्य लिखने के एक नए तरीके का उपयोग किया। हिज एसे ऑन क्रिटिसिज्म, यह उनकी एक एसे है जो 17 से 11 ईस्वी में पब्लिश हुई। द थॉट्स ऑफ एसे ऑन क्रिटिसिज्म आर नॉट ओरिजिनल बट बोरोड फ्रॉम द एंशिएंट एंड द फ्रेंच। इसे कहा जाता है कि इसके जो थॉट्स हैं उसे बोरो किया गया है, उन्होंने बोरो किया है एंशिएंट राइटर से जो कि फ्रेंच के रहे हैं। ठीक है। ही प्रेजेंटेड स्किलफुली द आइडियाज बोरोड फ्रॉम अदर्स इन वंडरफुली टर्स, एपिग्रामेटिक एंड कोटेबल वर्ड्स। उन्होंने इसमें बहुत तरह के कोटेबल सेंटेंसेस और वर्सेस की रचना की, एपिग्रामेटिक जो एक तरह से
कहा जाए कि मुहावरे जैसा उपयोग होने वाले शब्दों का प्रयोग किया, वाक्यों का प्रयोग किया है। Some of the observations in the essay on criticism have passed into language. essay on criticism में लिखे गए कुछ observations हैं जो लैंग्वेज में अपने आप शामिल हो गए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे कहे गए वाक्य थे। Like a little learning is a dangerous thing. कम ज्ञान खतरे की निशानी होती है। To err is human, to forgive divine. गलती करना मानवीय होता है, क्षमा कर देना दैवीय कहलाता है। Fools rush where angels fear to tread. मूर्ख वहां भी पहुंच जाते हैं जहां देवदूत जाने से घबराते हैं। तो इस तरह के वाक्य जो हैं उनके एसे ऑन क्रिटिसिज्म से ही लिया गया है। तो ये बहुत ही फेमस हुआ था, राइट। द रेप ऑफ द लॉक, जो कि 1712 ईस्वी में पब्लिश हुआ, यह बहुत ही ग्रेटफुल पोएम माना जाता है, डेलिकेट है। इसमें सिनिकल चीजों को दिखाया गया है, यानी जिस पर मजाक उड़ाया जाए, आयरोनिकल चीजें हैं, विट्टी चीजें हैं, इसमें हंसी भरी हुई है, मजाक भरा हुआ है। सो इट इज अ पोएम रिडिक्यूलिंग द फैशनेबल वर्ल्ड ऑफ पोप्स डे। पोप के समय को यहां पर जो फैशनेबल युग माना गया है उस समय का, उसका मजाक उड़ाया गया है, रिडिक्यूल किया गया है। इट्स इमीडिएट एम बीइंग टू लाफ एट टू फैमिलीज ऑफ हिज एक्वेंटेंस into making up a quarrel over a trivial incident. पोप के जान पहचान के दो परिवार हैं, जिन दो परिवारों के बीच में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती है। इसको दिखाया गया है कि किस प्रकार सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी के लोग आपस में झगड़ते हैं छोटी मोटी बातों पे। The quarrel is presented in terms of great epic convention and the impact of the poem, which for brilliance of conception and consistency of execution. यह जो क्वेरल है वो बहुत ही शानदार तरीके से, एपिक तरीके से दिखाया गया है। इसका प्रभाव देखने को मिलता है पोएम पे। साथ ही साथ इसमें एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही ब्रिलियंट है, इसमें कंसिस्टेंसी है। साथ ही साथ यह लिटरेचर का ऐसा स्वरूप है जिसको कभी सरपास नहीं किया जा सका, यानी एक बहुत उच्च कोटि का ये लिटरेचर माना गया है। द पोएम इज अ मास्टरपीस ऑफ इट्स काइंड इन मॉक हेरोइक स्टाइल। यह जो कविता है मॉक हेरोइक स्टाइल का मास्टरपीस माना जाता है, शानदार कविता मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने ही हेरोइक कपलेट की शुरुआत की थी, राइट। नाउ वी विल लर्न हिज ट्रांसलेशन एंड सैटिरिकल वर्क डंसियार्ड। उन्होंने कैसे ट्रांसलेशन किया और उनका सैटिरिकल वर्क डंसियार्ड क्या था। पोप टुक मेनी ईयर्स टू कंप्लीट ट्रांसलेटिंग होमर्स इलियड एंड ओडिसी। तो पोप ने होमर की इलियड और ओडिसी को ट्रांसलेट भी किया। बेंटले जो एक क्लासिकल स्कॉलर थे, उन्होंने सरकास्टिकली यानी मजाक उड़ाते हुए रिमार्क किया था, इट इज अ प्रिटी पोएम, यह एक सुंदर कविता है मिस्टर पोप, बट यू मस्ट नॉट कॉल इट होमर। लेकिन आप इसे होमर नहीं कह सकते, यानी अपने आप को आप होमर मत समझिएगा। फॉर मेकिंग दिस रिमार्क अगेंस्ट द ट्रांसलेशन, इस ट्रांसलेशन के करने के बाद बेंटले ने जो रिमार्क दिया था, जिसके कारण बेंटले को बहुत भुगतना पड़ा, क्योंकि उनकी खिंचाई पोप ने अपने एपिक सटायर में, डंसियार्ड में, जो कि लिखा गया 1725 से 28 के बीच में, बहुत उनकी खिंचाई की है और उन्हें शर्मिंदगी भी महसूस हुई। तो पोप जो थे वो किसी को छोड़ते नहीं थे, अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलते थे, राइट। हिज मॉडल ऑफ सटायर्स, उन्होंने सटायर्स जो है किस मॉडल पे लिखे। पोप फॉलोड द मॉडल इन स्टाइल ऑफ होरास एंड जुवेनल द क्लासिकल राइटर्स। तो उन्होंने क्लासिकल राइटर्स होरास और जुवेनल को फॉलो किया है सटायर्स के लिए। पोप अटैक द पर्सनैलिटीज ऑफ हिज एज इन हिज सटायर्स। जितने भी पर्सनैलिटी उनके युग के हैं, चाहे वो पोएट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं या राइटर्स हैं, उनको उन्होंने अटैक किया है। द ग्रेट अचीवमेंट इन दिस डायरेक्शन हाउएवर वाज द डंसियार्ड रिटन बिटवीन 1725 एंड 1728। डंसियार्ड में उन्होंने इसे अचीव किया है, बहुत सारे पर्सनैलिटीज का उन्होंने क्रिटिसाइज किया है और आलोचना की है उनकी। द कोर आइडिया ऑफ डंसियार्ड वाज टेकन फ्रॉम ड्राइडेंस मैक फ्लेक्नो। तो डंसियार्ड जो है वो ड्राइडन के मैक फ्लेक्नो के स्टाइल पे लिखा गया है, इसलिए उसके कोर आइडिया से इसको लिया गया है। पोप प्रिंसिपली एम्ड एट थियोबाल्ड एंड अटैक द होल बटालियन ऑफ हिज एनिमीज। पोप ने मुख्यतः थियोबाल्ड पर, जो कि उस समय के लेखक थे, साथ ही साथ जितने भी उनके दुश्मन थे, सब पर अटैक किया और उनकी आलोचना की है, जो कोई भी उनसे जलता था, राइट। फाइनली, एसे ऑन मैन एंड हिज ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स। एसे ऑन मैन इज अ पोएम विच रिफ्लेक्ट्स हिज मोरल एंड पॉलिटिकल आइडियाज। इसमें उन्होंने मॉरल और पॉलिटिकल आइडियाज को दिखाया है। एज अ वर्क ऑफ आर्ट
It occupies a place of its own in his poetic evolution of Pope. अगर पोप का निर्माण कैसे हुआ है, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान देखा गया है. The Imitations of Horace and the Epistle to Dr. Arbuthnot are the most autobiographical works of Pope. ये दोनों जो हैं, The Imitation of Horace and the Epistle to Dr. Arbuthnot, ये दोनों उनके autobiographical work माने जाते हैं. So dear students, I hope that you understand this age and also Pope very well, because this is one of the greatest personality of 18th century. So thanks a lot for watching the video. Keep watching, like, share and subscribe the channel. Thanks again. Have a good day. Bye bye.